वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 4th चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है 4.2 डज अ करंट कैरिंग वायर गेट हॉट। हमने ये तो देख लिया कि एक वायर जो कि करंट को कैरी कर रहा है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। लेकिन क्या करंट फ्लो होने की वजह से वो वायर हॉट भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, यानी क्या वो हीट प्रोड्यूस कर सकता है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसको समझने के लिए हमको एक्टिविटी करनी पड़ेगी 4.5 लेट अस ऑब्जर्व। चलिए ऑब्जर्व करते हैं। वाइल डूइंग द एक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट डिड यू ऑल्सो नोटिस दैट द वायर एंड्स गॉट वार्म। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की एक्टिविटी आप कर रहे थे तो क्या आपने ये भी नोटिस किया कि वो जो वायर्स थे वो वार्म हो गए थे? तो यस, मैंने उसे टच किया था, वो वार्म फील हो रहा था, गर्म फील हो रहा था। अगर आप भी खुद से इसको ट्राई करोगे तो टच करके फील कर सकते हो। वाई वुड दैट हैपन? ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए इस एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। In this activity we will use a special kind of wire called nichrome wire। अब इस एक्टिविटी में हम एक स्पेशल तरीके का वायर यूज करेंगे जिसको कहा जाता है निक्रोम वायर। टेक अ कार्डबोर्ड पीस ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड 10 सेंटीमीटर विड्थ। एक कार्डबोर्ड पीस ले लेना है जिसकी लेंथ और विड्थ 10 सेंटीमीटर हो, यानी स्क्वायर शेप का हो, साइड 10 सेंटीमीटर का। 2 नेल्स अ निक्रोम वायर ऑफ थिकनेस अबाउट 0.3 mm। निक्रोम वायर 0.3 mm थिकनेस का ले लेना है, या आप कह सकते हो 26 to 28 गॉज का ले लेना है। अब आप पूछोगे ये गॉज क्या है? देखो, गॉज कोई यूनिट नहीं है। बेसिकली गॉज नंबर ये डिनोट करता है कि उस ऑब्जेक्ट की थिकनेस कितनी है। गॉज नंबर जितना ही ज़्यादा होगा थिकनेस उतनी ही कम होगी। बेसिकली जैसे वायर बनाया जाता है ना, अब मैं तो खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी है कि वायर कैसे बनाया जाता है। जैसे हमारे पास ये कोई मटीरियल है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर का एक पीस है, उसको हमको वायर में बदलना है तो कई सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे एक प्रोसेस मैं आपको बताऊँ तो ऐसे हमारे पास एक डाई होती है, उसमें छोटा सा होल होता है। ये जो हमारा कॉपर का मटेरियल है, इसको यहाँ ले जाकर फोर्स लगाते हैं पीछे से ताकि ये इस छोटे होल से पास होने की कोशिश करे, तो ये पतला हो जाएगा, वायर जैसा शेप ले लेगा। जैसे भुजिया वगैरह बनती है ना, तो कैसे बनाई जाती है, जो उसकी डाई होती है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो मटेरियल हम उस पर डालते हैं तो उस होल से जब पास होता है तो पतला पतला वो स्यों वाला शेप ले लेता है। उसी तरीके से ठीक होता है यहाँ पर। तो एक बार पास कराए तो मान लो इतना मोटा वायर हमारा बना, लेकिन हमको एकदम पतला वायर चाहिए, तो दूसरी डाई होगी जिसमें उससे छोटा होल होगा, जब उससे पास होगा तो और पतला हो जाएगा। इस तरह कई प्रोसेस से उसको कई बार गुजारा जाता है, तो उसकी थिकनेस हर बार कम होती चली जाती है। खैर आपको इतना डिटेल में नहीं समझना, लेकिन आपको एक मोटा मोटा आइडिया मैंने दे दिया कि गॉज क्या होता है। तो हाँ, जो डाई हम यूज़ कर रहे हैं उससे उस मटीरियल को कितनी बार पास कराया गया तब जाके वायर बना, वो हमको बताता है कि हाँ कितने गॉज का है। 26 to 28 गॉज का मतलब ये है कि 26 या 28 टाइम्स उस डाई से पास कराया गया, यानी उतनी बार उसको पतला करते 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 ये थिकनेस हमको मिली है। तो जितनी बार आप डाई से पास कराओगे उतना ही ज़्यादा गॉज नंबर होगा और उतना ही पतला वायर आपको मिलेगा। ये जस्ट आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया, बाकी व्हाट इज़ गॉज और गॉज नंबर क्या होता है इतना डिटेल नहीं आएगी। तो वायर जो हमको लेना है वो 0.3 mm का ले लेना है, या फिर आप जाकर दुकान पर कह सकते हो कि हमको 26 या 28 गॉज का चाहिए। एंड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, और उस वायर की जो लेंथ हो वो 10 सेंटीमीटर की हो। एक इलेक्ट्रिक सेल, सेल होल्डर, स्विच, कनेक्टिंग वायर्स, ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है। माउंट द नेल्स ऑन द कार्डबोर्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर अपार्ट। तो जैसे हमने एक्टिविटी 1 में किया था ना, उसी तरीके से आपको काम करना है कि कार्डबोर्ड हमने स्क्वायर शेप का ले लिया, इधर एक ठो नेल लगा दिया, इधर एक ठो नेल लगा दिया। इन दोनों नेल के बीच में 5 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। टाई द निक्रोम वायर बिटवीन दीज नेल्स एंड मेक द कनेक्शन एज शोन इन फिगर 4.5 विद द स्विच इन ऑफ पोजीशन। तो ये आपको देखो इमेज बनी हुई है, ये कार्डबोर्ड पीस है, यहाँ पर एक नेल लगा दिया, यहाँ पर एक नेल लगा दिया। जो निक्रोम वायर था हमारा वो एक साइड इधर बांध दिया इस वाली नेल पे, फिर ऐसे ले जाकर दूसरे साइड इस वाली नेल से बांध दिया। अब इस नेल को सेल से भी कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इस सेल के अंदर ये जो होल्डर है इसी में से वायर निकला हुआ है, तो एक इधर हमने जोड़ दिया और इसी होल्डर से एक वायर निकल के यहाँ आएगा, तो ये हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया। बाकी एक वायर आकर स्विच के दूसरे साइड कनेक्ट हो रहा है। अभी देख सकते हो स्विच ऑफ पोजीशन में है, तो ये हमारा इस तरीके से सर्किट बन गया। टच द निक्रोम वायर, व्हाट डू यू फील। अब उस निक्रोम वायर को टच करो, आपको क्या फील होगा? बेसिकली टेम्परेचर के सेंस में आपको बताना है कि उसका टेम्परेचर आपको कैसे फील हो रहा है। द आंसर इज नॉर्मल टेम्परेचर फील होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ना ठंडा ना गर्म, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, नॉर्मल फील हो रहा है। मूव द स्विच टू ऑन पोजीशन फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स एंड देन मूव इट बैक टू ऑफ। अब स्विच ऑन करो 30 सेकेंड के लिए, 30 सेकेंड के बाद उसको ऑफ कर दो। टच द निक्रोम वायर मोमेंटरली, मोमेंटरली का मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए आपको टच करना है। तो जब कनेक्शन हमारा स्टार्टिंग में ऑफ था, करंट बिल्कुल फ्लो नहीं हुआ था, तब हमने टच किया, नॉर्मल फील हुआ। अब 30 सेकेंड तक करंट फ्लो करा के फिर ऑफ करने के बाद हम टच कर रहे हैं,
डू नॉट होल्ड द निक्रोम वायर, निक्रोम वायर को आपको होल्ड नहीं करना कि पकड़ के बैठ गए। वॉट डिफरेंस डू यू फील, आपको क्या डिफरेंस फील होगा। तो 30 सेकंड करंट फ्लो हो जाने के बाद जब आप टच करोगे ना, ऑफ पोजीशन में ही टच करना है, जैसे ऑफ करे तुरंत हमने टच कर लिया, तो आपको वो हॉट फील होगा, पहले से गर्म फील होगा। रिपीट द लास्ट 2 स्टेप्स टू कंफर्म द ऑब्जर्वेशन। अब लास्ट के 2 स्टेप, यानी जब कुछ देर के लिए ऑफ है तब आपको टच करना है, और जब 30 सेकंड के लिए ऑन किया और उसके बाद जब ऑफ किया तब आपको टच करना है। ये चीज़ आप रिपीट करो तो आपको वही चीज़ फिर से ऑब्जर्व होगी कि जब कनेक्शन हमारा कुछ देर के लिए ऑफ है तो निक्रोम वायर आपको नॉर्मल फील होगा, लेकिन 30 सेकंड के लिए जब ऑन करोगे और जैसे ऑफ करे वैसे ही आपने तुरंत टच कर लिया तो आपको हॉट फील होगा। अब यहाँ पर सेफ्टी फर्स्ट की बात की जा रही, डू नॉट टच द वायर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड टू अवॉइड एनी इंजरी। अगर आप चाहते हो कोई चोट वगैरह ना लगे, कोई इंजरी ना हो, हाथ वगैरह आपका ना जले, तो आपको बहुत देर तक इस वायर को टच नहीं रखना है। मतलब जितने में आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ इसका टेम्परेचर कितना है, गर्म है कि ठंडा है, बस उतनी देर आपको टच रखना है। अब देखो इस एक्टिविटी के अंदर टच करके फील करना है, और वीडियो के थ्रू मैं आपको फील तो करा नहीं सकता, मैं टच करूंगा तो मुझे फील होगा, यानी एज सच आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कोई विजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, इसलिए मैं इस एक्टिविटी को करके नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप खुद से ट्राई करोगे, टच करोगे, तो आपको क्लियर आइडिया होगा। हाँ, एक और एक्टिविटी है जो इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को दिखाती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे आप आइडिया लगा लो। अब यहाँ पर मैंने निक्रोम वायर की जगह स्टील वूल का यूज़ किया है। वही जो बर्तन मांजने वाला आता है ना, काथा या मंजना कुछ कहते हैं, सिल्वर कलर का होता है, तो उसी का एक टुकड़ा निकाल लिया। तो धागे जैसा वो कॉइल के फॉर्म में रहता है, वही पीस मैंने ले लिया है। उसका एक एंड रेड वाले वायर से कनेक्ट कर दिया है, दूसरा एंड ब्लैक वाले वायर से कनेक्ट कर दिया है। 3 सेल की मैंने बैटरी बनाई है। रेड वाले वायर को मैं बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा और ब्लैक वाले को दूसरे से कनेक्ट करूंगा, जिससे कि सर्किट कंप्लीट हो जाए और करंट इसमें फ्लो होने लगे। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, करंट फ्लो होने लगेगा, तब ऑब्जर्व करना, देखो क्या होता है। अब मैं इसको टच कराता हूँ, ये देखना, ये देखो एकदम गर्म हो गया, गर्म होकर लाल हो गया। अभी हीट होता जाएगा, एक टाइम आएगा, ये देखो अब ये अच्छे से जल गया और ये ब्रेक हो गया, पिघल के टूट गया। हाँ, तो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया था, यू हैव ऑब्जर्व दैट निक्रोम वायर फील्स वार्म व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। तो निक्रोम वायर आपको वार्म फील होगा, गर्म फील होगा जब करंट उससे पास होता है तब। लेकिन इसका रीजन क्या है? दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर इट फेसेस सम अपोजिशन और रेसिस्टेंस टू इट्स फ्लो। देखो ऐसा इसलिए होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो होता है, जैसे यही निक्रोम वायर है, इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, या कोई कॉपर वायर उससे फ्लो हो रहा है, तो उस फ्लो होने में उसको कुछ अपोजिशन या हम कह सकते हैं रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। वो जो मटेरियल है जिससे वो वायर बना है, या जो भी ऑब्जेक्ट जहाँ पर भी करंट फ्लो हो रहा है, जैसे वायर ही ले लेते हैं, तो वायर जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल नहीं चाहेगा कि करंट उसके थ्रू फ्लो हो, वो रोकेगा। तो इसी रोकने को हम कहते हैं रेसिस्टेंस, यानी वो जो मटेरियल है वो रेसिस्टेंस शो कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि करंट फ्लो होने ना पाए। डिफरेंट कंडक्टर्स ऑफर डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। अब अलग अलग जो कंडक्टर्स होते हैं वो अलग अलग लेवल का रेसिस्टेंस शो करते हैं करंट के फ्लो को। मतलब कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो बहुत कम रेसिस्टेंस शो करेंगे, यानी वो करंट के फ्लो को रोक तो रहे हैं लेकिन बहुत पावर के साथ नहीं। वही कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जो बड़ी ताकत से रोकेंगे, तो उस केस में करंट को फ्लो होने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। अ निक्रोम वायर फॉर एग्जाम्पल ऑफर हायर रेसिस्टेंस कंपेयर टू अ कॉपर वायर ऑफ सेम साइज एंड लेंथ। अब उसी साइज और उसी लेंथ का एक हम निक्रोम वायर लें और एक कॉपर वायर लें, तो जो निक्रोम वायर है ना, उसमें रेसिस्टेंस हायर होगा, वो ज़्यादा रेसिस्टेंस शो करेगा, यानी वो करंट के फ्लो को उतना ज़्यादा रोकेगा। तो निक्रोम वायर के अंदर करंट का फ्लो मुश्किल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा उसको रुकावट मिल रही है। वही जो कॉपर वायर है वो निक्रोम वायर के कंपैरिजन में कम रेसिस्टेंस शो करेगा, तो करंट की फ्लो को कम पावर से रोक रहा है, तो इस केस में करंट का जो फ्लो है वो उतना मुश्किल नहीं होगा, यानी थोड़ा आसान रहेगा फ्लो होना। दिस रेसिस्टेंस कॉज सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब इस रेसिस्टेंस की वजह से होता क्या है, जब करंट के फ्लो होने में दिक्कत आती है, रुकावट पैदा होती है, तो उस रुकावट को दूर करके करंट के फ्लो होने में एनर्जी का लॉस होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो रही थी वायर के अंदर, उनमें से कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी उस हीट के थ्रू उस रेसिस्टेंस को वो ओवरकम करके फ्लो करेगा। तो अब आप खुद बताओ, जिस कंडक्टर के अंदर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, करंट का फ्लो उतना मुश्किल होगा, फ्लो कराने के लिए उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी कि उस रेसिस्टेंस को हटा के फ्लो कर सकें, और वो जो एनर्जी लग रही है वो हीट के फॉर्म में निकलती है। तो जितना ज़्यादा कोई कंडक्टर रेसिस्टेंस शो करेगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर हीटिंग होगी। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर इट गेट्स हीटेड। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास होता है तो वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। हाँ, इसकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है, अभी हमने बात की, रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा,
कि वो जो कंडक्टर है वो कितना रेसिस्टेंस शो कर रहा है। ज़्यादा रेसिस्टेंस शो करेगा तो ज़्यादा हीट एनर्जी निकलेगी, कम रेसिस्टेंस होगा तो कम हीट निकलेगी, लेकिन हीट कुछ ना कुछ निकलेगी ज़रूर। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी कंडक्टर से तो वो हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है। दिस वार्मिंग इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी वार्मिंग को, इसी गर्म होने को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा आप बताओ, हमने निक्रोम वायर का क्यों यूज़ किया? भाई कॉपर वायर के अंदर भी हीटिंग इफेक्ट होगा क्योंकि वो भी कंडक्टर है, निक्रोम के अंदर भी होगा, तो कॉपर ही वायर ले लेते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि निक्रोम वायर के अंदर रेसिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा शो होगा। कॉपर वायर भी गर्म होगा लेकिन वो इतना गर्म नहीं होगा कि टच करके आपको फील हो जाए, डिफरेंस फील हो जाए। लेकिन निक्रोम वायर, इसमें हीटिंग ज़्यादा होगी, आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि यार पहले इतना गर्म नहीं था, अब यह ज़्यादा गर्म हो गया, तो हीटिंग इफेक्ट आपको ज़्यादा ऑब्जर्व होगा। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की तरह सोचो। दिस एक्टिविटी शुड बी कैरीड आउट स्ट्रिक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर। अब इस एक्टिविटी को आपको टीचर के सुपरविजन में करना है, टीचर प्रेजेंट हो, उनकी प्रेजेंस में ही करना है। रिपीट एक्टिविटी 4.5 विद अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स। यही 4.5 वाली एक्टिविटी को रिपीट करना है, लेकिन इस बार 2 सेल की बैटरी आपको लेनी है, यानी 2 सेल का यूज़ करना है। आपको क्या नोटिस होगा? फॉर द सेम ड्यूरेशन डज द वायर हीट अप मोर विद 1 सेल और 2 सेल्स। उतनी ही देर के लिए हमने करंट को फ्लो कराया, यानी जैसे एक्टिविटी 4.5 में हमने 30 सेकंड तक करंट फ्लो कराया था, अब 2 सेल की बैटरी बनाई, यहाँ भी 30 सेकंड के लिए करंट फ्लो कराए, तो किस केस में वायर ज़्यादा हॉट हो गया? आप बताओ। तो आपको ये ऑब्जर्व होगा कि जो 2 सेल की हमने बैटरी बनाई है उस केस में जो वायर है वो ज़्यादा हॉट हो गया। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज मोर इन द एक्सपेरिमेंट विद 2 सेल्स। तो देखो यहाँ इसका आंसर दे रहा है कि अगर 2 सेल के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी वो ज़्यादा होगी 1 सेल के कंपेरिजन में। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न भी दे रहा है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट हीट जनरेटेड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कितना हीट जनरेट होगी ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड पे, यानी कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसको सिंपल सा आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई करंट फ्लो होने की वजह से ही तो हीटिंग इफेक्ट हुआ। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो कोई हीटिंग हो ही नहीं रही थी। ये तो करंट के फ्लो होने की वजह से हीटिंग हुई। तो अगर थोड़ा करंट फ्लो होगा तो हीटिंग भी थोड़ी होगी, ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हीटिंग भी ज़्यादा होगी कि नहीं। अब 1 सेल का हम यूज़ करेंगे तो कम करंट फ्लो होगा तो हीटिंग भी कम होगी। 2 सेल का हम यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, करंट ज़्यादा तो हीटिंग ज़्यादा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कह रहा है कि जो हीट जनरेट होगी वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड पे, यानी उसका अमाउंट कितना है, कितना करंट फ्लो हो रहा है। द हीट जनरेटेड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, थिकनेस एंड लेंथ ऑफ द वायर। इसी के साथ साथ वायर के अंदर जो हीट जनरेट होगी वो डिपेंड करेगा कि उस वायर का मटेरियल क्या है, किस चीज़ से बना है, उसकी थिकनेस क्या है, उस वायर की लेंथ क्या है, एंड द ड्यूरेशन फॉर विच द करंट फ्लोज, और कितनी देर तक करंट को हमने फ्लो कराया। अब इस चीज़ को आपको मैं थोड़ा ट्रिक से समझाता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और याद भी रहेगी। अब रोड का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहली चीज़ हम मटेरियल के बारे में जानते हैं कि कैसे अलग अलग मटेरियल के अंदर हीट जनरेशन का जो अमाउंट है वो अलग अलग होता है। यहाँ देख सकते हो 2 रोड है। ऊपर वाली रोड एकदम मस्त है, बढ़िया वाली है। नीचे वाली रोड देखो काफ़ी गड्ढे हैं, बड़ी ख़राब सी रोड है। अगर आपको चलना हो तो किस रोड पे चलना आसान होगा? अच्छा, इन दोनों रोड का आप लेंथ और साइज़ देखो। जितनी चौड़ी ये रोड है उतनी ही चौड़ी नीचे वाली रोड है। दोनों की लंबाई बराबर है, बस डिफरेंस ये है कि इन दोनों रोड की सरफेस अलग अलग है। एक बड़ी चिकनी सी स्मूथ सी सरफेस है और एक में बड़े गड्ढे हैं। तो ऊपर वाली रोड पे गाड़ी का चलना आसान होगा, मस्त आराम से गाड़ी निकल जाएगी, यानी गाड़ी के चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं होगी, गाड़ी मस्त भागते हुए निकल जाएगी। वहीं नीचे वाली रोड की बात कर लें तो यहाँ पर गाड़ी के चलने में मुश्किल आएगी, उतने अच्छे से गाड़ी नहीं चल पाएगी। अब इस रोड को वायर से रिलेट करो कि एक वायर वो है जिसके थ्रू करंट आसानी से फ्लो हो जा रहा है, यानी रेसिस्टेंस कम है, रुकावट कम है। वही दूसरा वायर वो है जिसके थ्रू करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पा रहा है, उसको मुश्किल आ रही है फ्लो होने में। अच्छा, नीचे वाली रोड पे अगर आप चलो तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? कितनी ख़राब रोड है, बिल्कुल गाड़ी चल ही नहीं पा रही है, एकदम गुस्से से लाल हो जाओगे कि यार क्या बेकार रोड है। अब इसी ट्रिक से आप करंट को याद रखो। रीज़न तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब ट्रिक से चीज़ें कैसे याद रख सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऊपर वाले वायर के अंदर करंट फ्लो होगा तो मस्त एकदम फ्लो करते निकल जाएगा, उसको इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नीचे वाले में जब फ्लो होगा तो फ्लो होने में उसको मुश्किल आएगी। जब मुश्किल आएगी तो करंट गुस्सा आ जाएगा, गुस्से से एकदम गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा कि यार मैं फ्लो ही नहीं कर पा रहा हूँ इसमें। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जिस मटेरियल के थ्रू करंट के फ्लो होने में दिक्कत आएगी, जितना वो मटेरियल रेसिस्टेंस शो करेगा उतना ही ज़्यादा करंट को गुस्सा आ जाएगा, यानी वो गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, यानी उसके अंदर उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो मटेरियल समझ गए, अलग अलग मटेरियल अलग अलग रेसिस्टेंस शो करते हैं।
इसीलिए अलग अलग मटेरियल के अंदर हीटिंग इफेक्ट भी अलग अलग अमाउंट का देखने को मिलता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। अब थिकनेस की बात कर लेते हैं। एक ऊपर वाली रोड है, ये पतली है, नीचे वाली रोड चौड़ी है। तो अगर काफ़ी सारी गाड़ी इस पर आ गई तो गाड़ी के चलना मुश्किल हो जाएगा, यानी रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, गाड़ी आसानी से चल नहीं पा रही है। वहीं उतनी ही गाड़ी अगर इस पर आ जाए तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये रोड चौड़ी है, इतनी जल्दी इस पर जाम नहीं लगेगा और स्पीड में आपकी गाड़ी निकल जाएगी। तो अगर उतना ही ट्रैफिक इस वाली रोड पे हो तो जाम जैसी सिचुएशन बन जाएगी, गाड़ी का चलना मुश्किल हो जाएगा। वहीं उतना ही ट्रैफिक इस वाली रोड पे हो तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब खुद बताओ, एक वायर जो कि पतला है उसके थ्रू अगर हम करंट फ्लो कराएं और उतना ही करंट अगर मोटे वायर पे फ्लो कराएं तो किस में आसानी से फ्लो होगा? भाई जो मोटा वायर होगा, जगह ज़्यादा है, आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा। अगर वायर पतला होगा, कम जगह के अंदर करंट को फ्लो होना है तो उसको फ्लो होने में मुश्किल आएगी। यानी अगर वायर की थिकनेस कम होगी तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीटिंग भी ज़्यादा होगी। वहीं अगर वायर मोटा है तो रेसिस्टेंस कम शो करेगा, करंट को फ्लो होने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, जगह मिल गई उसको, तो हीटिंग भी कम होगी। अब चलिए लेंथ की बात कर लेते हैं। ऊपर वाली रोड लंबी है और नीचे वाली छोटी है। अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी, या छोटी दूरी तय करनी है उसमें ऑब्वियस सी बात है, जितना दूर आपको जाना होगा उतनी ही दिक्कत आपको आएगी। इसीलिए काफ़ी दूर जाना होता है तो प्रॉपर हम प्रिपरेशन करते हैं कि भैया लंबा सफ़र है, कोई दिक्कत ना हो, सारी चीज़ें इंतज़ाम करके चले। वहीं थोड़ी दूर जाना है तो उसके लिए इतनी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर लंबे वायर के थ्रू करंट फ्लो होना है, सब कुछ वही है, मटेरियल भी वही है, थिकनेस भी वही है, बस लेंथ का डिफरेंस है। एक वायर है जो कि लंबा है और एक वायर है जो कि छोटा है। तो लंबे वायर में करंट फ्लो होगा तो हर एक पॉइंट पे उसको रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो जितना लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस उसको सामना करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। अगर वायर की लेंथ छोटी होगी तो रेसिस्टेंस का सामना कम करना पड़ेगा, क्योंकि कम दूरी तक करंट को फ्लो होना है, तो हीटिंग इफेक्ट भी कम होगा। फिर यहाँ पर कह रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ करंट फ्लो, कितनी देर तक करंट फ्लो हुआ है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपने रूम हीटर रूम के अंदर रखा और स्विच ऑन किया, हीटर जलने लगा, 5 मिनट के बाद आपने बंद कर दिया। तो बताओ इस केस में रूम ज़्यादा हीट होगा या हीटर को हम 1 घंटे तक जलाए रहें, उस केस में रूम ज़्यादा हीट होगा। ऑब्वियस सी बात है, 1 घंटे तक अगर हीटर जलेगा तो ज़्यादा हीट निकलेगी, कमरा ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और 5 मिनट बंद कर दिया तो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएगा। दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का हुआ? एक बार जो हमने 5 मिनट के लिए चलाया या एक बार जो 60 मिनट्स के लिए हमने चलाया, यानी 1 घंटे के लिए चलाया। तो 5 मिनट के लिए जब हीटर चलाया था तो उसमें 5 मिनट तक करंट फ्लो हो रहा था। जब 60 मिनट के लिए चलाएंगे तो 60 मिनट तक करंट फ्लो होगा। तो आपने देखा ज़्यादा देर तक करंट फ्लो हुआ तो हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा हुआ कि नहीं? तो ये होता है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो हीट जनरेट होगी वायर के अंदर वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। चलिए मैं यहाँ लिखा देता हूँ, बाकी कैसे डिपेंड करेगी ये चीज़ यहाँ मेंशन नहीं है कि हाँ किसको कम करें तो कौन सी चीज़ कम होगी, ज़्यादा होगी, वो आई थिंक आपको क्लास 10 में पढ़ना होगा। तो जो हीटिंग इफेक्ट है वायर के अंदर वो एक तो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नीट्यूड यानी उसका अमाउंट, कितनी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट की, कम करंट फ्लो हो रहा है कि ज़्यादा फ्लो हो रहा है। हाँ, इसमें आपको याद रखना है कि अगर करंट ज़्यादा होगा तो हीटिंग भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये चीज़ आपको मेंशन है यहाँ पर। बाकी और फैक्टर इस तरह से मेंशन नहीं है कि किस तरह डिपेंड करेगा, बस किस पे डिपेंड करेगा इसी की बात की है। और डिपेंड करेगा वायर के मटेरियल पे, थिकनेस पे और लेंथ पे, ये हमने बात कर लिया कैसे डिपेंड करेगा। और डिपेंड करेगा ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कितनी देर तक करंट को हमने फ्लो कराया। तो ये इतना आपको याद रखना है कि हीट जनरेटेड इन अ वायर किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया। बाकी अगर करंट ज़्यादा होगा तो हीटिंग ज़्यादा होगी, ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन था। और एक रिलेशन आपको ये याद रखना है कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर अगर ज़्यादा होगा, वो जो कंडक्टर है वो ज़्यादा करंट को रोकेगा, तो उसकी वजह से हीटिंग भी ज़्यादा होगी। इन ग्रेड 7 वी हैव लर्न दैट एन इनकैंडेसेंट लैम्प ग्लोज बिकॉज इट्स फिलामेंट इज हीटेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। तो ग्रेड 7 के अंदर आपने इनकैंडेसेंट लैम्प का यूज़ करके एक्सपेरिमेंट किया होगा। बेसिकली इनकैंडेसेंट लैम्प या बल्ब वो होता है जिसके अंदर फिलामेंट का यूज़ किया जाता है, ये आपने ग्रेड 7 में पढ़ा होगा। तो वहाँ आपने सीखा होगा कि वो जो लैम्प है वो ग्लो क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर जो फिलामेंट लगा है ना, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो हीट हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि वो चमकने लगता है, रोशनी निकलने लगती है। तो बेसिकली वो जो इनकैंडेसेंट लैम्प है उसको ग्लो कराने के पीछे का लॉजिक ये है कि उसको इतना गर्म कर दो कि वो चमकने लगे। तो बेसिकली उसको हीट करते हैं, उस हीट की वजह से लाइट निकलती है। मैनी हाउस होल्ड अप्लायंसेज सच एज इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स, स्टोव्स, आयरन्स, इमर्जन रॉड्स, वाटर हीटर्स, केटल्स, हेयर ड्रायर्स, ये सारा फिगर आपको दी है नेक्स्ट पेज पे, वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सारे अप्लायंसेज के बारे में अभी हमने बात की, ये इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, किस पे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
यानी इनके अंदर ऐसी चीज़ होती है जो ऐसे मटेरियल की बनी होती है जिसका रेसिस्टेंस हाई होता है। जब करंट फ्लो होता है तो करंट को फ्लो होने नहीं देती, जिसकी वजह से वो जो कंडक्टर है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऑल दीज डिवाइसेस कंटेन अ रॉड और अ कॉइल ऑफ वायर कॉल्ड अ हीटिंग एलिमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हीटिंग एलिमेंट क्या है, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर एलिमेंट क्या होता है। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो हीटिंग एलिमेंट या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर जो एलिमेंट होता है वो कोई रॉड हो सकता है या कॉइल ऑफ वायर हो सकता है, जिसके थ्रू जब करंट फ्लो होता है तो वो हीट अप हो जाता है। इन सम अप्लायंसेस वेयर दिस एलिमेंट इज विजिबल इट कैन बी सीन ग्लोइंग रेड हॉट। तो वो अप्लायंसेस जहां पर ये एलिमेंट आपको दिखाई पड़ रहा होता है तो आप देखोगे गर्म होने की वजह से वो लाल हो गया है। Oh, now I understand why the incandescent torch lamp sometimes used to get warm when we did the activity of making it glow using a electric cell। तो कह रहे अब मुझे समझ में आया कि जो incandescent torch lamp है वो कभी कभी गर्म क्यों हो जाता है जब इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करके हम उसको ग्लो कराते हैं, तो क्योंकि वहाँ से हीट निकल रही होती है, उस वजह से वो गर्म हो जाता है। तो ये देखो कुछ अप्लायंसेस की आपको इमेज बनी है। ये वाला देखो, ये रूम हीटर है, ये भी आपको इलेक्ट्रिक स्टोव या हम कह सकते हैं कुकिंग वाला जो हीटर होता है वो है। इन दोनों में आप देखो ये जो चमकती हुई चीज़ है ये इसका एलिमेंट है, मेन यही गर्म होता है। जब करंट इसके थ्रू फ्लो होता है तो रेसिस्टेंस की वजह से ये गर्म हो जाता है, क्योंकि ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसका रेसिस्टेंस हाई होता है, ऐसे कोई भी मटेरियल नहीं यूज़ कर सकते। फिर ये जो आपका कुकिंग वाला हीटर है इसके अंदर भी जो चीज़ देख रहे हो बीच में रेड कलर से, ये इसका एलिमेंट है। वैसे देखो इलेक्ट्रिक केटल है, इसका एलिमेंट अंदर की तरफ होता है तो एलिमेंट हमको दिखाई नहीं पड़ रहा तो वो चमकते हुए दिखाई भी नहीं पड़ेगा। डी देखो, ये हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है या हम प्रेस कहते हैं इसको, इसमें भी एलिमेंट अंदर की तरफ होता है तो दिखाई नहीं पड़ रहा तो ये गर्म होते भी नहीं दिखेगा। ई वाला देख लो, ये इमर्जन रॉड है, पानी गर्म करने में काम आता है। जैसे बकेट वगैरह में पानी भर के आपने रख दिया तो ये ऐसे डूबा रहेगा, ये हिस्सा जो है वो गर्म हो जाता है, तो उसकी गर्मी की वजह से जो पानी है वो भी गर्म हो जाता है। एफ वाला देखो हेयर ड्रायर है। तो ये कुछ अप्लायंसेस है जिसके अंदर एलिमेंट का यूज़ होता है, यानी एक ऐसी चीज़ होती है जिसका रेसिस्टेंस हाई होता है। जब करंट उसके थ्रू फ्लो होता है तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट करता है, उसी हीट का हम यूज़ करके अलग अलग काम करते हैं। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूजफुल इन मैनी एवरीडे अप्लायंसेस बट समटाइम्स इट कैन कॉज प्रॉब्लम लाइक एनर्जी लॉस इन वायर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अच्छा, आप ये बताओ, ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? अभी तक जो चीज़ें पढ़ी उसके हिसाब से आप कहोगे तो अच्छी चीज़ है। अगर हीटिंग इफेक्ट ना होता तो हमको हीटर ना मिलता, हेयर ड्रायर हमारे पास ना होता, कपड़े हम प्रेस ना कर पाते, पानी गर्म ना कर पाते, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते थे। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन इसका नुकसान भी है। देखो, जब हमको हीटिंग चाहिए तब तो हीटिंग इफेक्ट अच्छा है, लेकिन ऐसे भी केस होते हैं जहाँ पर हमको हीटिंग नहीं चाहिए। जैसे हमको करंट का ट्रांसमिशन करना है, जैसे ये पोल है, यहाँ से वायर कनेक्ट है दूसरे पोल से, या पावर हाउस से बिजली आ रही है तो पूरा वायर के थ्रू आएगी। उस वायर में जब करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से वो वायर गर्म हो जाएगा। वहाँ तो हमको हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए ना, कोई हाथ थोड़ी ना सेकना कि खाना बनाना है वायर पे बैठ के। वहाँ तो सिंपल हम ये चाह रहे हैं कि करंट एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाए वायर के थ्रू। लेकिन वायर को इससे मतलब नहीं है कि आप क्या चाह रहे हो, करंट उससे फ्लो होगा तो हीटिंग इफेक्ट होगा। हाँ, वायर किस मटेरियल का बना है इस पे डिपेंड करेगा कि वो हीटिंग इफेक्ट कम होगा कि ज़्यादा होगा। इसीलिए घरों के अंदर जो वायरिंग होती है या पावर हाउस से जो हमारे घर में सप्लाई आती है या पोल्स में भी आप देखते हो जो वायर का यूज़ होता है वो ऐसे मटेरियल के होते हैं जिनका रेसिस्टेंस काफ़ी कम होता है, ताकि हीटिंग इफेक्ट हमको कम से कम देखने को मिले, क्योंकि इस हीटिंग की वजह से एनर्जी का लॉस होता है। जैसे कि हमने देखा था ना कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वायर जैसे ये करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है और यहाँ से हमने 10 यूनिट भेजा इधर की तरफ, यहाँ मिला हमको 8 यूनिट, तो ये 2 यूनिट कहाँ गया? तो इस वायर में जो हीट एनर्जी जनरेट हुई 2 यूनिट वहाँ से उड़ गया, यानी 2 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर डिसिपेट हो गई, निकल गई, बाहर चली गई, तो उसका लॉस हो गया। भेजा यहाँ से 10 था, मिला यहाँ पर 8, तो यही कह रहा है। इसकी वजह से प्रॉब्लम भी होती है, जैसे एनर्जी लॉस इन वायर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। जब एक जगह से दूसरी जगह करंट जा रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही होती है, तो वहाँ पर लॉस हो जाता है, क्योंकि बेवजह की हीट जनरेट हो रही है, हमको चाहिए ही नहीं वो। ओवर हीटिंग इन अप्लायंसेज में कॉज डैमेज टू द प्लग्स एंड सॉकेट्स वेयर प्लास्टिक पार्ट्स में मेल्ट और इवन लीड टू फायर्स। अब अप्लायंसेज के अंदर ओवर हीटिंग अगर हो गई, कई वजह से हो सकती है। मान लो करंट का सप्लाई ज़्यादा हो गया या बहुत देर तक आपने यूज़ कर लिया, तो हमने देखा ना जितनी देर तक करंट फ्लो होगा हीटिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। तो काफ़ी देर तक यूज़ होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया, और जो प्लग था या सॉकेट था उसका जो प्लास्टिक पार्ट है वो जल जाता है। बेसिकली हीट की वजह से उसकी प्लास्टिक की जो बॉडी होती है वो मेल्ट कर जाती है। हमारे घर में कई बार हो चुका, हमने खुद ही चेंज किया है, पता चला काम नहीं कर रहा, देखा तो प्लग जल चुका था या सॉकेट जल चुका था, तो उसको ले आके चेंज कर लिया। हम तो खुद ही से चेंज कर लेते हैं।
तो पढ़ाई करने का ही फ़ायदा होता है कि बहुत सारे काम आप खुद ही से कर लेते हो। तो प्लग और सॉकेट का जो प्लास्टिक पार्ट है वो मेल्ट कर जाएगा, आग भी लग सकती है, तो ये खतरा रहता है। इन हाउस होल्ड सर्किट्स देयर आर सेफ्टी डिवाइसेस प्लेस्ड इन सर्किट टू मिनिमाइज सच इंसिडेंट्स। इसीलिए हाउस होल्ड सर्किट के अंदर, घरों के अंदर जो वायरिंग होती है उसमें सेफ्टी डिवाइस लगाए जाते हैं सर्किट के अंदर, ताकि ऐसे इंसिडेंट को, ऐसे हादसों को कम से कम किया जा सके। अब वो डिवाइस क्या है यहाँ पर डिटेल दी नहीं है, लेकिन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा घरों के अंदर फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है, MCB बोर्ड्स लगाए जाते हैं, उसका काम यही होता है। जैसे हम फ्यूज़ की बात कर लें, वैसे आपको क्लास 7 में दिया होगा, उसमें एक पार्ट इधर होता है, एक पार्ट इधर होता है और बीच में एक पतला सा वायर होता है। तो करंट का सप्लाई हुआ इस वायर के थ्रू होके पूरे घर में सप्लाई हो रहा है। अगर करंट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो वैसे अगर हम फ्यूज़ ना लगाते तो जहाँ पर भी करंट जा रहा है वो सारे अप्लायंस जल जाते। पहले बहुत होता था, यानी जहाँ पर फ्यूज़ वगैरह नहीं लगा होता था, पता लगा करंट ज़्यादा आ गया, सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो लोगों के अप्लायंसेस जल जाते थे। लेकिन फ्यूज़ की वजह से फ़ायदा ये है कि अगर करंट का सप्लाई ज़्यादा होगा तो ये फ्यूज़ वाला जो वायर है वो इस हिसाब से होता है कि एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा करंट हुआ तो ये हीट होकर जल के टूट जाएगा। तो जैसे ही टूटे, कनेक्शन टूट गया, पूरे घर की बिजली गई, या जहाँ तक उस फ्यूज़ का कनेक्शन होगा उसके आगे का सारी लाइट चली गई। तो अब फ़ायदा ये है कि अगर करंट का ज़्यादा सप्लाई हुआ तो फ्यूज़ का वायर जल गया, अब उसी वायर को रिप्लेस कर दो। अभी लगभग 1 साल पहले की बात है, एक दिन रात में लाइट चली गई, बहुत देर हो गई, लाइट आई नहीं, बड़े परेशान, गर्मी के एकदम दिन था। तो बाहर निकले, देखा और जगह लाइट आ रही है। मैं कहा ये क्या है, तो गए जहाँ पर बोर्ड वगैरह लगा है हमारा, वहाँ पर मैंने देखा, पहले फ्यूज़ चेक किया, तो फ्यूज़ देखा तो फ्यूज़ का वायर जल चुका था। तो एक दूसरा वायर निकाला, फ्यूज़ में जोड़ा और उसको लगाया और चलने लगे। वरना सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ता कि हाँ कोई इलेक्ट्रीशियन को पकड़ के लाओ, वो देखे। तो इतनी नॉलेज होने की वजह से बहुत सारे काम मैं खुद ही कर लेता हूँ। हालांकि आपको अभी नहीं करना चाहिए, भी आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। इसी तरह MCB बोर्ड होता है, उसके अंदर स्विच लगी होती है। अगर जैसे ही ज़रूरत से ज़्यादा करंट आया, खट से स्विच बंद हो जाती है और उसके आगे का जो कनेक्शन रहता है, जो जो चीज़ें उससे कनेक्टेड होती हैं, उसमें कनेक्शन खत्म हो जाता है, लाइट चली जाती है। आई स्टेप फर्दर टू प्रिवेंट अननेसेसरी हीटिंग इन हाउस होल्ड स्विच बोर्ड, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ अप्रोप्रिएट वायर्स, plugs and socket that are rated for specified electric current of the connections। अब देखो, अलग अलग अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिक करंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपको मोबाइल चार्ज करना है तो वहाँ करंट कम लगेगा, AC चलाना है करंट ज़्यादा लगेगा। तो जिस सॉकेट के थ्रू हमको मोबाइल चार्ज करना है या और कोई छोटी मोटी चीज़ चलानी है, तो वो सॉकेट अगर छोटे साइज़ का ले लो, थोड़ी कम क्वालिटी का ले लो, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन जहाँ पर हैवी चीज़ें चलानी है, AC चलानी है, तो उसका सॉकेट काफ़ी बड़ा आता है। वो इस तरह से डिज़ाइन होता है कि ज़्यादा अमाउंट में भी करंट उसमें फ्लो हो तो वो जले ना। इसी तरह प्लग्स का भी होता है। नॉर्मल आप प्लग देखो, जो छोटी चीज़ें चलाने के लिए होता है, जैसे मेरे लैपटॉप का चार्जर ही है, उसका जो प्लग है वो छोटे साइज़ का है। वही AC वाला जो प्लग है वो बड़े साइज़ का है, क्योंकि उसके थ्रू ज़्यादा करंट फ्लो होने वाला है। अगर छोटे साइज़ का प्लग हम AC के लिए लगा देंगे तो एक बार में ही जल जाएगा, वो इतनी हीट झेल ही नहीं पाएगा। इसी तरह वायर का भी है। जब मेरे घर में वायरिंग हो रही थी तो जहाँ पर AC लगना था उस सॉकेट को भी हमने बड़ा लिया था, और वहाँ पर जो वायर का कनेक्शन था उस वायर को भी मोटा लिया था। बता दिया था कि भैया यहाँ AC चलेगा, तो कहा अच्छा ठीक है, मोटा वायर डाल देते हैं। तो वायर अगर मोटा रहेगा तो करंट का फ्लो आसान रहेगा, हीटिंग इफेक्ट कम देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो यही बात यहाँ पर लिखी है। अगर हम चाहते हैं बेवजह की हीटिंग ना हो जो स्विच बोर्ड है उसके अंदर, तो वायर्स आपको अप्रोप्रिएट रखने हैं। अगर पतला वायर लिया है आपने और वहाँ से हैवी चीज़ आपने चला दी तो वायर जल जाएगा। वायर जलेगा तो उसके आसपास जो चीज़ें होंगी, जैसे बोर्ड वगैरह है, प्लग, वो सब जल जाएगा। प्लग आपने छोटी साइज़ का लिया वो जल जाएगा। सॉकेट अगर आपने छोटे साइज़ का लिया, कम क्वालिटी का लिया, जल जाएगा वो। तो आपको वही वायर, प्लग और सॉकेट्स का यूज़ करना है जो कि स्पेसिफाइड है उस इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए। क्या भैया ये करंट फ्लो होने वाला है, ये चीज़ हमको यहाँ से चलानी है, तो उसके लिए ये वायर, ये प्लग, ये सॉकेट लगेगा, तो वही लेना है। अब ये AC का प्लग देखो, ये बड़े साइज़ का है, हैवी है। इसका सॉकेट भी देखो जहाँ पर ये लगता है, ये भी बड़े साइज़ का है। फिर इसका वायर देखो, ये काफ़ी थिक है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर से फ्लो होना है। अब इसको चार्जर के वायर से कंपेयर करो तो ये चार्जर वाला वायर पतला है, क्योंकि यहाँ पर कम अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो होना है। एवर हर्ड ऑफ, क्या इसके बारे में आपने सुना? बियॉन्ड हाउस होल्ड यूज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। अब हीटिंग इफेक्ट का यूज़ घर में तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ इंडस्ट्री में भी इसकी एप्लीकेशन है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। वन नोटेबल एग्जाम्पल इज़ इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट हमको स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिलता है। वेयर अ स्पेशली डिजाइंड हाई टेम्परेचर फर्नेस, जहाँ पर एक स्पेशल टाइप का डिजाइंड हाई टेम्परेचर फर्नेस होता है। आप कहोगे फर्नेस क्या है? एन इनक्लोज स्पेस बिल्ड टू जनरेट हीट।
एक पैक सी स्पेस होती है, जगह होती है जिसके अंदर हीट जनरेट की जाती है। ये हीट अलग अलग तरीके से जनरेट की जा सकती है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक वाले की बात कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे साइड में लगा हो या बीच में लगा हो। ऐसे जब करंट का सप्लाई होता है तो ये गर्म हो जाता है, ये रीजन बहुत गर्म हो जाता है। इसी के अंदर हम स्टील वाली चीज़ें डाल देते हैं, स्क्रैप हो गया, कबाड़ वगैरह जैसे। तो ये देखो लिखा हुआ यूज़ इलेक्ट्रिक करंट टू प्रोड्यूस हीट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। दिस इज यूज टू मेल्ट एंड रिसाइकिल स्क्रैप स्टील कन्वर्टिंग इट इनटू यूजेबल स्टील। स्टील का कोई स्क्रैप आइटम है, कबाड़ वाला आइटम है, उसको इस फर्नेस के अंदर हमने डाल दिया और बंद कर दिया, फिर इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई दे दिया। तो वहाँ जो एलिमेंट लगा है उसके हीट होने की वजह से उस फर्नेस का जो टेम्परेचर है अंदर का काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतना कि स्टील मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है। तो एक बार स्टील हमारा लिक्विड बन गया, अब उससे जो चीज़ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो इस तरह से स्टील के स्क्रैप की रिसाइकलिंग होती है। जो कबाड़ वगैरह हम कबाड़ वाले को बेच देते हैं ना, वो ऐसे ही काम होता है, वो जाके वहाँ रिसाइकिल हो जाता है। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर अब इलेक्ट्रिक फर्नेसेस का यूज़ हो रहा है। द पोर्टेबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज सेल्स एंड बैटरीज आर सो फैसिनेटिंग। अब जो पोर्टेबल सोर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे सेल्स हो गया, बैटरी हो गया, ये जहाँ चाहे हम ले जा सकते हैं कि नहीं। वही घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसको हम कहीं ले जा नहीं सकते ना, वो तो घर ही के लिए रहता है। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है। इनका यूज़ करके हम छोटे छोटे जो लैंप्स हैं उसको जला सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं, वायर को हीट करना है तो वो कर सकते हैं। अभी कह रहा है यस, हाँ बात तो सही है, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि इन सेल्स और बैटरीज के अंदर होता क्या है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं? तो आप भी ये जानना चाह रहे होगे कि हाँ यार, सेल और बैटरी के अंदर ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आएगा। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड होता है। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।